नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 6 से गंदी या कच्ची बस्तियां जो हैं, गंदी बस्तियां, कच्ची बस्तियां, स्लम एरिया जो हैं, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, गंदी बस्तियां जो होती हैं उनको कच्ची बस्तियां भी कहते हैं। विशेषकर गंदी बस्तियां, एक तो पूरे शहर का जो गंदा पानी जहाँ पे एकत्रित होता है, मतलब ये निचले भाग होते हैं शहर के, सबसे निचले भाग, वहाँ पे विकसित होती हैं। और इनमें जो आवास होते हैं, अधिवास जो होते हैं, वो कच्ची बस्तियों के रूप में होते हैं। कच्चे आवास बनाए जाते हैं मुख्यतः, है ना। नगरीय कच्ची बस्तियां रेल मार्गों, अब देखिए ये कहाँ कहाँ डेवलप होती हैं, कहाँ कहाँ विकसित होती हैं। एक तो जो रेल मार्ग होते हैं उनके आसपास वाले क्षेत्रों में, सड़क मार्ग तथा नदी नालों, जो मतलब पूरे शहर का जो सीवर लाइन का पानी मान लीजिए, या पूरे शहर का जो गंदा पानी जहाँ पे एकत्रित होता है ना, तो उन गंदी नालियों वाले जो बड़े बड़े जो नाले होते हैं उनके आसपास वाले क्षेत्रों में सहारे विकसित होती हैं। अभावग्रस्त स्थायी या अस्थायी छतों से निर्मित झोंपड़पट्टियाँ होती हैं। एक तो ये अभावग्रस्त होती हैं, सभी प्रकार की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की भी यहाँ पे कमी होती है, उनका भी अभाव होता है। स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की होती हैं। इनमें जो छतें होती हैं, मकानों की जो छतें होती हैं, स्थायी भी होती हैं, अस्थायी भी होती हैं। और विशेषकर ये झोंपड़पट्टियाँ होती हैं। झोंपड़पट्टियाँ मतलब कच्ची बस्तियों के रूप में होते हैं। इनमें जो आवास होते हैं वो कच्चे आवास होते हैं, जैसे झोंपड़ियाँ मान लीजिए, उन्हें ही कच्ची बस्ती कहते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको यहाँ पे ये ध्यान करना पड़ेगा कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए तो इस रूप में आ सकता है कि कच्ची बस्तियाँ या गंदी बस्तियाँ किसे कहते हैं, तो आपको वो ध्यान करना पड़ेगा। तो एक तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से ध्यान कर ले कि कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती किसे कह रहे हैं। स्लम एरिया, कच्ची बस्तियाँ या जो गंदी बस्तियाँ होती हैं उनके लिए एक टेक्निकल जो टर्म है वो भी काम में ली जाती है, स्लम। ये स्लम एरिया, एरिया जानते हो ना आप, क्षेत्र। इन कच्ची बस्तियों में सड़कों के नाम पर 2 से 4 फुट चौड़ी, सड़कों के नाम पर 2 से 4 फुट चौड़ी, घुमावदार व उबड़ खाबड़ गलियां होती हैं, जिनमें मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिनमें 2 से 4 फुट चौड़ी की घुमावदार जो मार्ग होते हैं वो गलियों के रूप में ही होते हैं, जिनमें साइकिल जा सकती है। एक जो व्यक्ति पैदल जो व्यक्ति है वो भी मतलब आसानी से जा सकता है, साइकिल जा सकती है। तिपहिया वाहन जो होते हैं उनका निषेध होता है इनमें, जिसको आप टेम्पो वगैरह बोलते हैं, रिक्शा वगैरह बोलते हैं, टांगा वगैरह बोलते हैं। ये सब वहाँ पे जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो इतनी संकीर्ण गलियाँ होती हैं मार्गों के रूप में, जिनकी चौड़ाई 2 से 4 फुट ही होती है। ये बस्तियाँ न्यूनतम न्यूनतम अवांछनीय आवासीय क्षेत्र होते हैं। अवांछनीय मतलब अनचाहे, जो चाहे नहीं गए हैं, न्यूनतम अवांछनीय आवासीय क्षेत्र होते हैं। जहाँ पर शुद्ध वायु, पक्के मकान, प्रकाश मतलब रोशनी जो है, शुद्ध पेयजल एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो कच्ची बस्तियां होती हैं उनमें शुद्ध वायु का भी अभाव होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना गंदा पानी एकत्रित हो जाता है कि आसपास का जो वायुमंडल होता है वो भी दूषित हो जाता है। तो श्वसन के रूप में जो वायु वहाँ पे ऑक्सीजन जो ली जाती है वो पूरी तरह से दूषित हो जाती है, तो शुद्ध वायु भी वहाँ पे नहीं मिल पाती है। एक मकानों के नाम पर या आवास या घर जो हैं वो कच्चे होते हैं, झुगड़ मतलब झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में ही होते हैं, है ना, झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में ही होते हैं, पक्के मकान नहीं होते। विशेषकर प्रकाश वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि झुग्गी झोंपड़ियाँ भी एक के ऊपर इस प्रकार से बहुमंजिला इमारतें भी यहाँ पे मतलब झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में भी मिल जाती हैं, है ना। और शुद्ध पेयजल
अब जैसा कि वहाँ पे आसपास वाली जो मतलब लैंडमास है, जो भूमि है, उसके ऊपर पहले से ही ऑलरेडी गंदा पानी एकत्रित हो जाता है, तो धीरे धीरे जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी जो पानी प्राप्त होता है वो भी दूषित हो जाता है, तो शुद्ध पेयजल भी प्राप्त नहीं हो पाता है और चिकित्सा सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जनसंख्या इन भागों में जहाँ पे कच्ची बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं नगरीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पे जनसंख्या की अपेक्षा चिकित्सा की जो सुविधाएं होती हैं वो बिल्कुल कम प्राप्त हो पाती हैं। तो यहाँ पे मूलभूत जो आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं उन सब का अभाव रहता है। इन बस्तियों के लोग कम वेतन पर जोखिमपूर्ण कार्य करने को विवश होते हैं, बहुत ही कम वेतन पर जोखिमपूर्ण, जिसमें जान का जोखिम रहता है, ऐसे कार्य भी ये लोग कर लेते हैं, जिससे ये लोग अपने बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं, शिक्षा व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं। नगरों महानगरों में बसे इस प्रकार की बस्तियों को देखिए, यहाँ पे ये टेक्निकल टर्म से गलत लिखा हुआ है, सयादा आएगा, यहाँ पे सलम हो जाएगा ये। अब ठीक है, यहाँ पे सह पूरा नहीं आएगा, ये बच्चे के द्वारा गलत लिखा गया है, सलम ये पूरा सही है। नगरों में महानगरों में, अब ध्यान करिए यहाँ पे ये लाइन भी, आप जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए ना कि गंदी बस्ती किसे कहते हैं, कच्ची बस्ती किसे कहते हैं, है ना, तो वहाँ पे आप ये लाइन भी ऊपर जो 2-3 लाइनें जो दी गई हैं उनके साथ में आप ये लाइन भी ऐड करके रख सकते हैं। नगरों में महानगरों में बसे इस प्रकार की बस्तियों को, यहाँ पे ये को कर लेना, है ना, यहाँ पे क्या कर लोगे, को कर लेना, यहाँ पे को, सलम या सलम एरिया शब्द भी आप जोड़ सकते हैं, ये वाला सलम एरिया या गंदी बस्तियां कहते हैं। सलम सेटलमेंट बोल सकते हैं, बस्तियों को अंग्रेजी में तो सेटलमेंट बोलते हैं, तो सलम एरिया भी कहते हैं, सलम क्षेत्र, और गंदी बस्तियां ही कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सलम को आप ठीक कर लेंगे, सयादा आएगा इस प्रकार से, ये वाला समझ गए। इन गंदी बस्तियों में रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर आने वाले लोग, मतलब आपके दिमाग में एक चीज़ तो आती होगी ना कि गंदी बस्तियां देखते देखते जैसे ही एक नगर होता है, नगर का रूप महानगर, महानगर से सन्नगर और सन्नगर से वर्तनगर, तो नगर तो इस प्रकार से विकसित होता चला जाता है। तो जैसे जैसे नगर विकसित होता चला जाता है तो ठीक उसके पैरेलल, उसके समानांतर गंदी बस्तियां भी धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं, ठीक है ना, नगरीय क्षेत्रों में। तो इन गंदी बस्तियों में विशेषकर, या यूँ कहें इन गंदी बस्तियों को विकसित करने में किन का योगदान है, या इन गंदी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं वो विशेषकर कौन लोग हैं, है ना, तो ये वही लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं, वही तो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले। इन गंदी बस्तियों में रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर आने वाले, या देखिए आने वाले मतलब नगर, अगर हम नगर के अंदर बैठे हैं तो इस प्रकार से शब्द काम में लेना पड़ेगा, आने वाले, या गांव में बैठे हैं तो जाने वाले, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले लोग निवास करते हैं जो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं। अब भाई आर्थिक रूप से इकोनॉमिक उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, तभी तो वो शहरों की ओर प्लान कर रहे हैं ना। पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुपयुक्त एवं निम्नकृत क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं। आर्थिक रूप से गरीब होते हैं तो अच्छी जो लोकेशन वाली जो जगह होती हैं वो महंगी होती हैं शहरों में, और वो जगह वो लोग खरीद नहीं पाते हैं उन, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आर्थिक रूप से उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, इस कारण वो लोग पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त, पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस प्रकार के जो भाग जहाँ पे बिल्कुल भी मानव के रहने के योग्य नहीं है, अनुपयुक्त हैं, ऐसे क्षेत्रों के ऊपर और निम्नकृत क्षेत्रों पर, निम्नकृत हम किसे कह रहे हैं, जो सभी प्रकार की वहाँ पे निम्नतम सुविधाएं होती हैं, और साथ में हम जो वहाँ की भूमि होती है वो अपेक्षाकृत पूरे शहर में सबसे निम्नतम भाग में होती है, निम्नतम भाग होता है जहाँ पे पूरे शहर का गंदा पानी इकट्ठा होता है ना, वो क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इन बस्तियों में पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, बार बार हमने लास्ट क्लास में बात की थी ना कि जो धारावी बस्ती है, मुंबई की सबसे बड़ी बस्ती, जो एशिया की भी सबसे बड़ी बस्ती है, धारावी बस्ती, है ना, तो उस धारावी बस्ती के अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो वहाँ पे 15 लोग एक ही कमरे में रह लेते हैं,
15 लोग एक ही कमरे में, अब आप सोचिए, कल्पना करिए, आप इमेज करिए, है ना, एक कमरे में जब 15 लोग रह रहे हैं, है ना, तो आप समझ सकते हैं पूरा परिवार एक कमरे में रह जाता है। अब देखिए ये मेजर क्वेश्चन बनता है, कच्ची बस्तियों की प्रमुख समस्याएं। अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको टिपिकल नहीं है ये चीज़, बस इमेज करिए। बस ऐसे क्वेश्चंस में आप वहाँ पे खुद स्वयं को मान लीजिए कि गंदी बस्ती में आप रह रहे हैं, इस प्रकार से इमेज कर दीजिए, और इमेज करके आप वहाँ पे पूरे आंसर को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। देखिए वो चीज़ें आएंगी जो आपके दिमाग में चल रही होंगी, भाई कच्ची या गंदी बस्ती जिसको हम कह रहे हैं, है ना। तो बस नाम से स्पष्ट हो रहा है अब इसमें किस प्रकार की मतलब समस्याएं होंगी, वो बिल्कुल ईजी वे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 नंबर या 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बनता है। कच्ची बस्तियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, कोई 4 बस्तियां, मतलब सॉरी, कोई 4 समस्याएं लिखिए, 2 समस्याएं लिखिए, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहली जो समस्या है, अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण। अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण, जो कच्ची बस्तियों में जो आवास होते हैं, जो घर होते हैं, जो मकान होते हैं, वो अस्वास्थ्यपूर्ण, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अनुपयुक्त, मतलब स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ऐसे क्षेत्र में पहले से ही मकान बना दिए जाते हैं या आवास बना लिए जाते हैं, तो एक तो बड़ी समस्या तो वही हो गई ना, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में मकान बना लिए जाते हैं। तो पहली समस्या तो यही हो गई। अब ऐसे क्षेत्रों में सड़कों का अभाव, क्योंकि सड़कों का अभाव, अब हमेशा पानी भरा रहता है वहाँ के गलियों में, और वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है, और उनमें जब गवर्नमेंट के द्वारा सड़कें भी बना दी जाए ना, पहली बात तो वो मालिकाना हक नहीं होता उन लोगों का, वहाँ पे जबरन कब्जा किए हुए भाग होते हैं वो, है ना। और कहीं ना कहीं ऐसी झुग्गी झोंपड़ियों के विकसित होने में गवर्नमेंट की जो उदासीनता है उसके कारण ही वहाँ पे धीरे धीरे देखते देखते झुंड के झुंड लोग जो हैं वो बसने लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो सरकार जो है उसकी उदासीनता के चलते ही इस प्रकार की बड़ी बड़ी बस्तियाँ, आप सोचिए, कल्पना करिए आप, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती, गंदी बस्ती धारावी मुंबई में है, जिसका अध्ययन हम इसी लेसन में करेंगे, डिटेल से करेंगे उसका अध्ययन। तो सड़कों का अभाव होता है इन कच्ची बस्तियों में। और एक बड़ी मज़े की बात तो मैं ये बताऊँ आपको कि जो आप जॉनी लीवर के नाम से आप जानते हैं ना, जो हास्य कलाकार है जॉनी लीवर, वो बिल्कुल इन्हीं गलियों में पला बड़ा है। मुंबई की जो धारावी बस्ती है वहाँ का रहने वाला है जॉनी लीवर, है ना। तो सड़कों का अभाव है, पेयजल जो ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, प्रकाश की और वह शुद्ध वायु की कमी होती है, पेयजल की कमी होती है, प्रकाश की कमी होती है और शुद्ध वायु की कमी होती है। अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, हम बात कर रहे हैं ना भाई, एक कमरे में पूरा परिवार, मतलब लगभग 15 व्यक्ति एक ही कमरे में रहते हैं, तो जनसंख्या अत्यधिक होती है। और अब अगर मान लीजिए जैसे हैजा है, आप जानते हैं जल से जनित जो बीमारियां हैं, हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये ऐसी बीमारियां हैं, आंत्र रोग जो है ना, ये ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमण या संक्रमित जनित बीमारियां हैं, संक्रमण से फैलती हैं। तो एक व्यक्ति के अगर संक्रमण हो गया तो दूसरे से दूसरे में हो जाएगा, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मतलब जो है ट्रांजैक्शन के रूप में बढ़ने लगेगा वो खतरा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। कच्चे मकान होने से आग लगने का खतरा, अभी ये देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है। पूरे मकान लगभग 95% जो मकान हैं वो कच्चे मकानों के रूप में होते हैं, और बिल्कुल पास में सटे सटे, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि 2 से 4 फुट ही होता है बीच में जो गलियां होती हैं मार्गों के रूप में, और बाकी जो भूमि होती है उसके ऊपर, सबके ऊपर आवास ही आवास होते हैं। तो एक घर में आग लग गई तो आप समझिए पूरी कच्ची बस्ती ही उसके चपेट में आ जाएगी। तो कच्चे मकान होने से आग लगने का खतरा हर समय बना रहता है। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, ये भी एक बड़ी समस्या है। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, आपने कभी कभी जो मूवी होती हैं उनमें देखा होगा आपने कि लाइन लग जाती है शौचालय के बाहर, ठीक उसी प्रकार की समस्या यहाँ भी होती है ना। मतलब 100 लोग मान लीजिए आप, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं शौचालय के बाहर जो है।
तो शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव रहता है। शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव, विद्यालयों का अभाव भी रहता है इन बस्तियों में। कम वेतन में जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन, ये लोग इकोनॉमिक रूप से इतने गरीब होते हैं कि कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं, जोखिमपूर्ण काम भी करने को तैयार होते हैं कम से कम पैसे में। तो आप सोचिए इन लोगों का जो जीवन है वो असुरक्षित होता है। उसके बाद में देखिए, अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा, इन लोगों का पोषण पूरी तरह से हो नहीं पाता है। सभी विटामिन प्रोटीन वगैरह जो है, प्रोटीन युक्त भोजन इनको नहीं मिल पाता है, विटामिन युक्त भोजन नहीं मिल पाता इन लोगों को। तो अल्प पोषण से इन लोगों में विभिन्न प्रकार के रोगों का खतरा बना रहता है। एक तो इनके जो आवास होते हैं वो छोटे होते हैं, एक इन आवासों की ऊंचाई भी बहुत कम होती है, एवं असुरक्षित आवास होते हैं। क्योंकि कभी भी जैसे मान लीजिए अगर आंधी तूफान आता है, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया है ना, और चक्रवात जैसी स्थितियां अगर बन जाती हैं, मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो इनके आवास नष्ट हो सकते हैं ना, क्योंकि कच्चे आवास होते हैं, बिखर सकते हैं इनके आवास। तो ये भी असुरक्षा ही है। समाज द्वारा तिरस्कृत समूह, समाज द्वारा तिरस्कृत समूह, आपने देखा होगा जो वीआईपी जो लोग होते हैं उनके द्वारा तिरस्कृत समूह होता है ये दृष्टि से देखते हैं इन लोगों को। जैसे ही कच्ची बस्ती का व्यक्ति जैसे ही शहर में जाता है या मुख्य जो समूह होता है उसमें जाता है, तो उन लोगों से पहले ही दूरी बना लेते हैं लोग। सभ्य समाज के जो लोग होते हैं वो पहले ही दूरी बना लेते हैं कि ये तो निम्नतम काम करने वाला है, कच्ची बस्ती का आदमी है, ऐसे कहते हैं ना। तो वो चीज़ तिरस्कृत समूह है, इनका तिरस्कार कर दिया जाता है। कानून में व्यवस्था बनाए रखने की समस्या, अब इतनी सारी जनसंख्या है, वो भी बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनमें कानून की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने में भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। विभिन्न प्रकार के क्राइम भी करने लग जाते हैं ये लोग, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से ये सक्षम नहीं होते हैं। तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या अपना अच्छे से जीवन यापन करने के लिए ये लोग विभिन्न प्रकार के जो क्राइम, जैसे जो बड़े बड़े क्राइम जो हैं उनमें भी लिप्त हो जाते हैं। अब देखिए कच्ची बस्तियों की समस्याओं हेतु समाधान। अब ऐसी जो कच्ची बस्तियां हैं उनके लिए क्या समाधान हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा समाधान एक ही है ना भाई, सरकार को इन लोगों को जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है पहुंचता है, तो उनके लिए रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा की जानी चाहिए ना। और इन लोगों को बाकायदा आवास या यूँ कहा जाए जो काम मतलब कार्मिक जो वर्ग है उनके रहने की उत्तम सुविधाएं सरकार के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। तो इन लोगों कच्ची बस्तियों की समस्याओं हेतु समाधान यही है कि कच्ची इस प्रकार की जो कच्ची बस्तियां हैं उनको शहरों में विकसित होने ही नहीं दिया जाए। तो ये एक सबसे बड़ा समाधान तो यही है। जब कच्ची बस्तियां ही नहीं होंगी तो समाधान अन्य समाधान करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए एक एक करके हम बात कर ले। सरकार द्वारा निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध कराना, वही बात जो हम बात कर रहे हैं, सरकार द्वारा निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध कराना। तो ग्रामीण क्षेत्र से जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए सरकार के द्वारा निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये लोग इस प्रकार की कच्ची बस्तियों में रहने के लिए विवश ही नहीं होंगे और इस प्रकार की कच्ची बस्तियां विकसित भी नहीं होंगी। फिर सरकार के द्वारा गंदी बस्ती के स्थान पर बहुमंजिले आवास बनाने से गंदी जो बस्तियां पहले से बसी हुई हैं उनकी जगह जो मल्टीपल जो सेटलमेंट है, विभिन्न प्रकार के बहुमंजिला जो इमारत हैं उनको बना दिया जाए, जिससे वायु, प्रकाश, शौचालय आदि की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे कोटा, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान कर लेंगे। जैसे कोटा एवं अहमदाबाद के आधार पर कच्ची बस्तियों के लोगों को निम्नतम दर पर आसान किस्तों में आवास उपलब्ध करवाना। अब कोटा जो राजस्थान में है
वहाँ पे, और अहमदाबाद जो गुजरात में है, यहाँ पे कच्ची बस्तियों में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको धीरे धीरे आसान किस्तों में अच्छे जो आवास हैं वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दूसरा देखिए, सरकार के द्वारा नल या टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था करना। कच्ची बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए स्वच्छ जो पेयजल है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए सरकार के द्वारा। तीसरा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की तरह मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चलाया जाता है, मनरेगा कार्यक्रम चलाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में भी न्यूनतम मजदूरी पर निर्धारित रोजगार उपलब्ध करवाना, ये भी अच्छी बात है। कच्ची बस्तियों में 4 नंबर देखिए, कच्ची बस्तियों में विद्यालय खोलकर बच्चों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना, जिससे कि ये लोग अच्छे जो कार्य हैं वो करने लगेंगे, तो इनके जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो ऊंचा उठेगा, तो ये लोग कच्ची बस्ती जो गंदी बस्तियां हैं उनमें जो रहते हैं उसे धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे, है ना। तो इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए विद्यालय खोल करके। कच्ची बस्तियों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं खोलकर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाना, ये भी अच्छी चीज़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के कारण नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास को कम करना। अब देखिए, जो हम स्टार्टिंग में हमने बात क्या की है कि नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियां या गंदी बस्तियों का जो विकास होता है उसको विकसित करने में किनका योगदान है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो लोग हैं वही तो शहरों में जाकर के इस प्रकार से गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश होते हैं। तो जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिक रोजगार के अवसरों को उपलब्ध करवा देंगे, साधन उपलब्ध करवा देंगे, तो नगरीय क्षेत्रों की ओर वो प्रवास ही नहीं करेंगे ना, तो ये भी अच्छी मतलब समाधान के रूप में है। चौड़ी सड़कों का निर्माण करना, कच्ची बस्तियों में चौड़ी सड़कें बनाई जाए, उपलब्ध भूमि पर पार्क व बगीचों की व्यवस्था करना। शहरों में जो उपलब्ध जो भूमि होती है उसके ऊपर पार्क और बगीचों की व्यवस्था करना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई खुली भूमि दिखाई देती है, खाली भूमि दिखाई देती है, तो धीरे धीरे यहाँ पे शहरों से गाँव से शहरों की ओर जाने वाले जो लोग हैं धीरे धीरे उन क्षेत्रों में रहने लगते हैं, और देखते ही देखते पूरे के पूरे समूह वहाँ पे बस जाते हैं। फिर गवर्नमेंट के लिए भी इतनी जनसंख्या को, इतने लोगों को वहाँ से हटाना मुश्किल होता है ना। तो पहले से ही सरकार के द्वारा ऐसे जो खाली पड़ी जो भूमियाँ होती हैं शहरों में, उनके ऊपर पार्क और बगीचे लगा दिए जाएं, जिससे कि इस प्रकार की समस्या ही नहीं होगी। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। अब इन लोगों के जो इस कच्ची बस्तियों या गंदी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको स्वरोजगार, वो खुद का रोजगार कर सकें, उसके लिए आसान किस्तों में न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, उनको लोन देना, है ना। परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर जोर देना, परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर जोर देना, मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो वो चीज़ भी इन लोगों पर, क्योंकि ऐसे ऐसे परिवार भी वहाँ पे कच्ची बस्तियों में, गंदी बस्तियों में, क्योंकि एक थ्योरी चलती है, हमेशा गरीब आदमी, मजदूर आदमी क्या चाहेगा, वो अधिक से अधिक हाथ चाहेगा। अब अधिक से अधिक हाथ का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी आमदनी बढ़ेगी। अब वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए जनसंख्या का विस्तार करता है, अपने परिवार का आकार बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा परिवार का आकार, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा अपने परिवार की आय बढ़ाना चाहता है, और इसी चक्कर में वो अपने परिवार को बढ़ा देता है। अब अधिक परिवार बढ़ा देता है तो आप समझ सकते हैं कि कच्ची बस्तियाँ जो होती हैं उनमें जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसी जो कच्ची बस्तियां होती हैं उनमें परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है उनको अपनाने पर जोर देना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या कम से कम बढ़े। कानून एवं व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखे जाना चाहिए। इस प्रकार की भी इन लोगों को कानून के प्रति भी जागरूक किया जाना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जो है आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। यहाँ पे मेजर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक में। एक तो कच्ची बस्तियाँ या गंदी बस्तियाँ किसे कहते हैं वो आप अच्छे से ध्यान करेंगे। उसके बाद में कच्ची बस्तियाँ या गंदी बस्तियों की कोई 4 समस्याएं बताइए। 4 तो आपको अधिक से अधिक 4 तो आपको ध्यान करनी पड़ेंगी। फिर कोई 4 समाधान बताइए गंदी बस्तियों के, कच्ची बस्तियों के कोई
4 समाधान बताइए, उपाय बताइए। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है ना। 4 तो आपको ध्यान करने ही पड़ेंगे ना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, आगे की बात हम कल करेंगे। और शायद परसों आपका जो है नेक्स्ट जो भी लेसन हम पढ़ेंगे उसका पीडीएफ हम कल तैयार करेंगे, परसों उसको डाल देंगे, ठीक है ना। तो 2 क्लास और आएंगी इसकी, देख लेंगे 2 आएंगी या 1 आएगी, वो देख लेंगे ना। शायद 1 क्लास और देख लेंगे, तो आगे की बात हम कल करेंगे।